So, very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on our platform. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम रोजाना करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज की तारीख है 22 मई और हमेशा की तरह शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है डेज एंड थीम से रिलेटेड। क्या कह रहा है पहला न्यूज? आपसे कह रहा है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा? सबसे पहले इसका सेलिब्रेशन कौन करता है? इसका सेलिब्रेशन कौन करता है? तो याद रखना, इसका सेलिब्रेशन एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी करती है जिसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, है ना। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, काउंसिल ऑफ म्यूजियम ये हर साल क्या सेलिब्रेट करता है? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट करता है। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1946 को। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1946 को। और इसका काम क्या है? इसका काम है ना, दुनिया के अंदर जितने भी म्यूजियम्स हैं उनको क्या करना है? प्रिजर्व करना है। दुनिया के अंदर जितने भी म्यूजियम्स हैं, है ना, उनको प्रिजर्व करने का काम किसका होने वाला है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, जो कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहली बार इसका सेलिब्रेशन कब होता है। तो इसका जो पहला एडिशन होता है इस पर्टिकुलर डे का, पहला एडिशन 1977 में सेलिब्रेट किया जाता है। 1977 में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। पेरिस फ्रांस के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो हर साल किस तारीख को? तो 18 मई को, है ना। हर साल 18 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन कर कौन रहा है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, जिसे स्टैब्लिश किया गया 1946 में। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसका काम है दुनिया भर के जितने भी म्यूजियम्स हैं उनको कंजर्व एंड प्रिजर्व करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अच्छा, इस बार का थीम क्या होने वाला है? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इज रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। ठीक है, इस बार का थीम होने वाला। नेक्स्ट न्यूज इज फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। आपसे पूछा है द सीक्रेट पुष्कर कुंभ मेला रिसेंटली स्टार्टेड इन विच स्टेट, है ना। तो पुष्कर कुंभ मेला इसकी शुरुआत हो चुकी है ना। 16 मई को इसकी शुरुआत हुई है। 16 मई को इसकी शुरुआत हो रही है। याद रखना, हर 12 साल में इसका सेलिब्रेशन होता है ना। इसका सेलिब्रेशन हर 12 साल में किया जाता है। और इसका सेलिब्रेशन हो कहाँ रहा है? तो इसका सेलिब्रेशन उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड के अंदर इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो एक बहुत ही पवित्र कुंभ मेला जिसका नाम है पुष्कर कुंभ मेला, एक बहुत ही पवित्र कुंभ मेला है जिसका नाम है पुष्कर कुंभ मेला। इसकी शुरुआत 16 मई को हुई है। हर 12 साल में इसे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये कंडक्ट कहाँ पे हो रहा है? केशव प्रयाग के अंदर, है ना। केशव प्रयाग में इसका सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि माना विलेज में है, जो कि माला विलेज में है। ये किसके पास होने वाला है? बद्रीनाथ धाम के पास होने वाला है। बद्रीनाथ धाम के पास होने वाला है। ठीक है, बद्रीनाथ धाम। यहीं पे आपको एक संगम देखने को मिलेगा, एक कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, एक संगम देखने को मिलेगा। और इस संगम के अंदर कौन कौन सी रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? तो अलकनंदा एंड सरस्वती, है ना। अलकनंदा एंड सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर। ठीक है, और यहीं पे इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो पुष्कर कुंभ मेला इसका सेलिब्रेशन, वेरी गुड मॉर्निंग, पुष्कर कुंभ मेला इसका सेलिब्रेशन कहां पे हो रहा है? तो केशव प्रयाग, जो कि माना विलेज बद्रीनाथ के अंदर है। ठीक है, हर 12 साल में इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। 16 मई को इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहां पे आपको एक संगम देखने को मिलेगा जहां पे अलकनंदा एंड भाग्य एंड सरस्वती रिवर का कॉन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट न्यूज, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। आपसे पूछा है कि रोमानिया के नए प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया। अच्छा, शिरली बॉचवे, अगर आपको याद हो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तो कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल इन्हें अपॉइंट किया गया था। सेक्रेटरी जनरल इन्हें अपॉइंट किया गया था।
ये कौन से नंबर वाली थी? 7वें नंबर वाली थी, है ना। साथ ही साथ ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन थी जो कि इस पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंट हो रही थी। ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन थी जो कि इस पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंट हो रही थी। क्या नाम है? शर्ले बॉचवे, ठीक है। निकुसर डैन, है ना, इन्हें अपॉइंट किया गया है रोमानिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में। रोमानिया के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? निकुसर डैन। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है एली बुलजन को, ठीक है। और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे किसके? रोमानिया के। एक्टिंग प्रेसिडेंट थे रोमानिया के, ठीक है। तो निकुसर डैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया, ठीक है। रोमानिया के प्रेसिडेंट के रूप में इनको अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। कमिल इद्रिस, कमिल इद्रिस, सूडान के अंदर आप देखोगे सिविल वॉर खत्म हो रहा है। कब सिविल वॉर खत्म हो रहा है? 2023 के अंदर, बट अभी भी सिचुएशन वैसे ही है। तो यहाँ के न्यू पीएम के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे न्यू पीएम के रूप में कमिल इद्रिस को अपॉइंट किया गया है। चलिए, मीटिंग्स एंड समिट्स की बात हो रही है, तो विच कंट्री विल होस्ट लंगकवी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन 2025? इसे हम लीमा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लीमा के नाम से। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे ना पूछकर इस तरीके से पूछे कि हु रिसेंटली होस्टेड लीमा समिट 2025, तो लीमा समिट 2025 ये होस्ट कौन कर रहा है? तो मलेशिया होस्ट कर रहा है। मलेशिया के कौन से आइलैंड में इसे कंडक्ट किया जा रहा है? तो लैंगकवी आइलैंड के, लैंगकवी आइलैंड में इसको होस्ट किया जा रहा है। इसे होस्ट किया जा रहा है किस किस तारीख से लेकर? तो 20 मई को इसकी शुरुआत हो चुकी है एंड 24 मई तक ये चलने वाला है। आप पूछोगे सर ये समिट है किस तरीके का समिट? तो देखो आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ये लार्जेस्ट मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन होने वाला है। लार्जेस्ट मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन होने वाला है कौन से रीजन का? तो एशिया पैसिफिक रीजन का। एशिया पैसिफिक रीजन, तो एशिया पैसिफिक रीजन का लार्जेस्ट मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन जिसका नाम है लीमा 2025, ये कहां पे हो रहा है? तो लैंगकवी आइलैंड जो कि मलेशिया में सिचुएटेड है। ये इसका कौन सा एडिशन है? तो याद रखना ये इसका 17th एडिशन है ना। ये इसका 17th एडिशन होने वाला है, 17th एडिशन। इंडिया की तरफ से कौन से एयरक्राफ्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो एरोस्पेस एग्जीबिशन है, तो जितने भी एशिया पैसिफिक के रीजन इस कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो अपनी औकात बताएंगे कि भैया एरोस्पेस के सेक्टर में हम कितना ज्यादा, है ना, डेवलप हो चुके हैं। तो आप देखो इंडिया की तरफ से यहाँ पे ब्रह्मोस पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्रह्मोस पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि कौन बना रहा है? ब्रह्मोस एरोस्पेस, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया है। तो इंडिया की तरफ से ब्रह्मोस एंड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट रिप्रेजेंट करेंगे लीमा 2025 जो कि एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा, एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा एरोस्पेस एंड मैरीटाइम एग्जीबिशन होने वाला है। इस बार इसका 17th एडिशन कंडक्ट किया गया, ठीक है। 17th एडिशन इसका कंडक्ट किया गया। अगली न्यूज इज स्पोर्ट्स अफेयर से रिलेटेड। आपसे पूछा है कि विच मेडल डज नीरज चोपड़ा वॉन एट द दोहा डायमंड लीग 2025? देखिए दोहा डायमंड लीग कहां पे हो रही है? ऑब्वियसली दोहा के अंदर। कहां पे हो रही है? दोहा यानी कि कतर के अंदर, है ना, कतर के अंदर। यहां पे आपसे पूछा है नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीरज चोपड़ा जी ने 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया है। नीरज चोपड़ा जी का थ्रो कितने का रहा? तो नीरज चोपड़ा जी का जो थ्रो है भैया 90 पॉइंट, है ना, 90.23 मीटर्स का रहा, 90.23 मीटर्स का
थ्रो रहा किसका? नीरज चोपड़ा जी का। अच्छा, नीरज चोपड़ा जी को यहाँ पे अगर आपको याद हो लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया था, है ना? किसका? टेरिटोरियल आर्मी का। टेरिटोरियल आर्मी का यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक भी दिया गया था नीरज चोपड़ा जी को। इनका थ्रो कितने का था? 90.23। तो भैया गोल्ड मेडल किसने जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है जर्मनी के, है ना? जर्मनी के जूलियन वेबर ने, जूलियन साहब ने जीता है। जर्मनी के जूलियन साहब ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इनका थ्रो 91.66 मीटर का रहा। इनका थ्रो 91.66 मीटर का रहा, है ना? 06 मीटर का, सॉरी, 06 मीटर का रहा। अच्छा, नीरज चोपड़ा जी की ट्रेनिंग कौन करा रहा है? तो नीरज चोपड़ा जी की जो ट्रेनिंग है ना, वो चेक रिपब्लिक के जैवलिन थ्रोअर, द लेजेंडरी जैवलिन थ्रोअर, है ना, जेन जेलेंजी करा रहे हैं, ठीक है? इनके नाम पे क्या रिकॉर्ड है? इनके नाम पे सबसे लंबे दूरी का, है ना, भाला फेंकने का रिकॉर्ड है। सबसे लंबे दूरी का भाला फेंकने का रिकॉर्ड है। कितने दूरी का? तो 98.44, 98.44 मीटर्स, ठीक है? और इनकी ट्रेनिंग यही करा रहे हैं, यानी कि कोच कौन हो जाएंगे नीरज चोपड़ा जी के? ये, ठीक है? तो विच मेडल डस नीरज चोपड़ा वॉन एट द दोहा डायमंड लीग? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि गोल्ड मेडल जर्मनी के जूलियन साहब जीत रहे हैं। 91.06 मीटर का थ्रो इन्होंने किया है। दोहा डायमंड लीग इसकी शुरुआत कब हो रही है? 2010 के अंदर, ठीक है? 2010 के अंदर। आइए, हु वॉन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप टाइटल 2025? तो सबसे पहली बात, ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट, ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है? इस बार इसे कंडक्ट कहां पे किया गया? इस बार इसे कंडक्ट किया गया कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस बार इसे कंडक्ट किया जाए। विनर कौन होने वाला है? तो विनर होने वाली है इंडिया। ये इंडिया का फोर्थ टाइटल होगा। ये इंडिया का फोर्थ टाइटल होगा। एवरी ईयर इसे कंडक्ट किया जाता है। एवरी ईयर इसे कंडक्ट किया जाता है, यानी कि 2024 में भी कंडक्ट किया गया होगा। 2024 में इसके विनर कौन था? तो बांग्लादेश था। बांग्लादेश था। बांग्लादेश का ये पहला टाइटल था, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वाली ये फुटबॉल चैंपियनशिप है, जहां पे इंडिया किसको हरा रही है? बांग्लादेश को हरा रही है, ठीक है? इंडिया किसको हरा रही है? बांग्लादेश को हरा रही है। और ये इंडिया का फोर्थ टाइटल होने वाला है। ये इंडिया का फोर्थ टाइटल होने वाला है। तो जीत कौन रहा है? इंडिया इज द विनर, ठीक है? इंडिया जो है ये विनर होने वाली, इंडिया विनर होने वाली है। वेरी गुड। इंडिया जो है ये विनर होने वाली है ना? और कौन सा एडिशन होने वाला है? तो सेवेंथ एडिशन होने वाला है इसका। ये कौन सा एडिशन है? सेवेंथ एडिशन है। आइए, नेक्स्ट न्यूज, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। आपसे पूछा है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के बारे में। देखो, अगर मैं ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करूं, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करूं, तो इसकी शुरुआत कब हो रही है? इसे स्टैब्लिश किया गया था 1961 में, बट पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया 1965 में, है ना? इंडिया की ओल्डेस्ट, है ना, ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है कौन सा? तो ज्ञानपीठ अवार्ड। ये अवार्ड प्रेजेंट कौन कर रहा है? द्रौपदी मुर्मू जी। प्रेजेंट कौन कर रही है? द्रौपदी मुर्मू जी। 58th एडिशन में किसको किसको अवार्ड मिल रहा है? तो गुलजार साहब एंड राम भद्राचार्य जी को, ठीक है? गुलजार जी को एंड राम भद्राचार्य जी को यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड में क्या क्या मिलता है? तो 11 लाख रुपीस मिलता है। सरस्वती, माता सरस्वती का एक स्टैचू दिया जाता है, और एक सिटेशन भी दिया जाता है, एक सिटेशन भी दिया जाता है, ठीक है?
तो यहाँ पे ये अवार्ड कौन जीत रहे हैं? गुलजार साहब एंड राम भद्राचार्य। ठीक है, अगर मैं बात करूं राम भद्राचार्य जी की, ठीक है, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलजार साहब की, है ना। गुलजार साहब, गुलजार साहब का जो जो एक्चुअल नाम है, क्या नाम है? संपूरन सिंह कालरा, है ना। क्या नाम है? संपूरन सिंह कालरा। ठीक है, ये उर्दू पोएट होने वाले हैं, उर्दू पोएट होने वाले हैं, लिरिसिस्ट भी हैं ये, फिल्म मेकर भी हैं ये, फिल्म मेकर भी हैं ये। ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, जैसे कि, है ना, इनको पद्म भूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है 2004 के अंदर, 2004 के अंदर इनको पद्म भूषण मिलता है। इसके बाद इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2014 में मिलता है। इनको ऑस्कर्स मिलता है, ऑस्कर्स इनको कब मिल रहा है? 2009 के अंदर। इनको ग्रामी भी मिल रहा है भैया, इनको ग्रामी कब मिल रहा है? 2010 के अंदर। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, ऑस्कर हो गया, ग्रामी हो गया। ठीक है, 5 नेशनल अवार्ड इनके नाम पे, 5 नेशनल अवार्ड्स भी जीत चुके हैं, 5 नेशनल अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 2002 के अंदर, साहित्य अकादमी अवार्ड, अवार्ड भी मिला इनको 2002 के अंदर। तो ऐसे तमाम अवार्ड्स इनको दिए जा चुके हैं। कौन है? गुलजार साहब, जिनका एक्चुअल नाम क्या है? संपूरन सिंह कालरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, है ना। जगत गुरु, जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है, ये भैया संस्कृत स्कॉलर होने वाले हैं। ठीक है, संस्कृत स्कॉलर होने वाले हैं, स्कॉलर होने वाले। ठीक है, इनको ये टाइटल मिल कब रहा है? तो 1982 को इनको ये टाइटल मिल रहा है। इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया? तो इन्होंने चित्रकूट के अंदर, है ना, तुलसी पीठ को स्टैब्लिश किया, तुलसी पीठ को स्टैब्लिश किया। कहां पे? चित्रकूट के अंदर। चित्रकूट कहां पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इन दोनों को क्या दिया जा रहा है? जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड गुलजार साहब को 58th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा जा रहा है। एक और बात याद रख लेना, है ना, जो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड है ये विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से। और ये पहली बार होगा कि छत्तीसगढ़ से किसी को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट लिटरेरी अवार्ड होने वाला है। 1961 में ये स्टैब्लिश हो रहा है, 1965 में पहली बार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है। आपसे पूछा है एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके लिए? टू ऑनर द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द नेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गजेंद्र सिंह शेखावत, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के यूनियन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इन्होंने एक कैंपेन को लॉन्च किया है, ठीक है, जहां पे हमारे देश के, है ना, 60 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स हम तिरंगा फैला रहे हैं। ठीक है, तिरंगा फैला रहे हैं, और भारत के जो ब्रेव हार्ट्स हैं उनको यहाँ पे याद किया जा रहा है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक कैंपेन की शुरुआत की है। कैंपेन का मोटिव क्या है? तो भारत के ब्रेव हार्ट्स हैं, है ना, उनको हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंपेन की शुरुआत कर रही है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आइए, विच स्टेट लॉन्चेस इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, है ना। तो ये योजना की शुरुआत कौन कर रहा है भैया? तेलंगाना गवर्नमेंट। किसकी सरकार है यहाँ पे? रेवंत रेड्डी जी की।
है ना, रेड्डी जी की सरकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इन्होंने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव के अंदर जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, सोलर एनर्जी वाली, है ना, सोलर एनर्जी वाली इलेक्ट्रिक पंप्स प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक पंप्स प्रोवाइड करेंगे। और इसका इस्तेमाल वो लोग क्या करेंगे, इरिगेशन के अंदर करने वाले हैं। इरिगेशन के अंदर मतलब एक ऐसी फैसिलिटी की, देखो इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी के का बिल आने वाला है, तो यहाँ पे भैया सोलर पैनल्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगी। वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आप किस में करोगे, अपने इरिगेशन में करोगे। तो 5 सालों के लिए एक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है जहां पे टारगेट किया जा रहा है ट्राइबल्स को। कहाँ के ट्राइबल्स, तो तेलंगाना के ट्राइबल्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, जहां पे फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी पंप्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इनिशियल फेज में देखिए, इनिशियल फेज में इनिशियल फेज में 45 फैमिलीज को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, 45 फैमिलीज को सपोर्ट किया जाएगा। 100% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। एक यूनिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसकी कीमत 6 लाख होने वाली है ना, एक यूनिट जो दिया जाने वाला है ना, पंप्स, इसकी कीमत 6 लाख होने वाली है। इसके लिए 5 सालों का टोटल प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके लिए टोटल 16,200 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है, 16,200 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है, जहां पे 2.1 लाख ट्राइबल फार्मर्स को टारगेट किया जाएगा, ट्राइबल फार्मर्स को टारगेट किया जाएगा। इसको 13 कर लो, 13,200 करोड़, ठीक है। तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की जो सरकार है, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना, जहां पे 5 सालों के लिए इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है। टोटल कॉस्ट इतना है, इतने लाख फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है। इनिशियली इतने फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है जहां पे उनको, है ना, सोलर पंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सोलर पंप्स की मदद से वो इरिगेशन करेंगे और अपनी, है ना, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाएंगे। वेरी गुड, तेलंगाना आई। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्चेस सागर में सम्मान पॉलिसी इन मुंबई टू प्रमोट रोल ऑफ विमेन इन मैरीटाइम सेक्टर। तो यहाँ पे आप देखोगे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जहां पे विमेन्स का पार्टिसिपेशन, विमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो हम इनहांस करना चाहते हैं। कौन से सेक्टर में, तो मैरीटाइम सेक्टर में, ठीक है। कुल मिलाकर वुमेन सी फेरर्स हम बनाना चाहते हैं, है ना, वुमेन सी फेरर्स हम बनाना चाहते हैं। सी फेरर्स कौन होते हैं, जैसे नेविगेटर्स हो गए, है ना, नेविगेटर्स हो गए, इनको हम लोग सी फेरर्स भी कहते हैं, जो मरीन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग वुमेन सी फेरर्स जो है वो बनाना चाहते हैं। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन मैरीटाइम सेक्टर के अंदर बूस्ट हो सके, इस वजह से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है। ये इनिशिएटिव लॉन्च कौन कर रहे हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल साहब लॉन्च कौन कर रहे हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल साहब इस इनिशिएटिव को लॉन्च कर रहे हैं। क्लियर है बात, है ना। आइए नेक्स्ट न्यूज। Who inaugurates advanced multi-agency center in New Delhi to combat terrorism? देखिए, मल्टी एजेंसी सेंटर, ये कंसेप्ट कोई नया नहीं है। मल्टी एजेंसी सेंटर, ये कंसेप्ट कोई नया नहीं है। इस कंसेप्ट को कंसेप्चुलाइज किया गया था 2001 के अंदर, ठीक है। ये जो मल्टी एजेंसी सेंटर्स होंगे, इसमें लगभग 28 एजेंसीज होंगी, 28 एजेंसीज होंगी। ये सेंट्रल एजेंसीज भी होंगी प्लस स्टेट एजेंसीज भी इसमें शामिल होंगी, स्टेट एजेंसीज भी इसमें शामिल होगी। जैसे स्टेट पुलिस शामिल होगा, एनआईए शामिल होगा, रॉ शामिल होगा, है ना, रॉ शामिल होगा, सीबीआई शामिल होगा, आईबी शामिल होगा। तो ऐसे 28 एजेंसीज जो हैं वो कोलैबोरेट करके काम करेगी, किसमें, मल्टी एजेंसी सेंटर, जिसका कंसेप्ट कब आता है, 2001 के अंदर। ये किस लिए लॉन्च किया जा रहा है, तो टेररिज्म को रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए,
एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए, है ना, साथ ही साथ जो साइबर अटैक्स है उनको कॉम्बैट करने के लिए, साइबर अटैक्स को रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम्स को रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम्स को रोकने के लिए इससे लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो मल्टी एजेंसी सेंटर का मतलब क्या है ना, 28 एजेंसीज मिलकर कोलैबोरेट करके काम करेंगी, किन मोटिव्स के ऊपर, इन मोटिव्स के ऊपर। ठीक है, तो टेररिज्म को रोकने के लिए, एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए, है ना, टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए, साइबर अटैक्स को रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए इस पर्टिकुलर सेंटर को इनिशिएट किया जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा। यहाँ पे जो टोटल फंडिंग है भैया, है ना, यहाँ पे टोटल फंडिंग को भी यहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, टोटल फंडिंग भी यहाँ पे लगाई जाएगी, है ना, 8-10 करोड़ का यहाँ पे फंडिंग जो है वो लगाने की बात की जा रही है। चलिए, Who will inaugurate the National Manuscript Mission, जिसका नाम होने वाला है ज्ञान भारतम मिशन, और 9 जून 2025। देखो 2003 के अंदर भारत के अंदर एक मिशन आता है, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। ये लॉन्च होता है 2003 के अंदर। ठीक है, इसका मोटिव क्या था, मोटिव था इंडिया की जो मैन्युस्क्रिप्ट लिगेसी है, मैन्युस्क्रिप्ट लिगेसी है उसे प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना। अब इसी के बाद रिवैम्प किया जा रहा है, रिवैम्प किया जा रहा है ना, किसको, तो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन को, जिसका नाम क्या होगा, ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। इसके अंदर क्या करेंगे, सेम चीजें, है ना, अपने मैन्युस्क्रिप्ट को भी या डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं, डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं, किसको, मैन्युस्क्रिप्ट को, मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 9 जून को ज्ञान भारतम मिशन, है ना, इसे लॉन्च कौन करने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। ये पुराने वाले मिशन का के जैसा ही है ना, इसे रिवैम्प किया जा रहा है, जिसे 2003 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसकी टोटल कॉस्ट थी 3.5 करोड़, अब इसे बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो फंडिंग को भी यहाँ पे बढ़ाया जाने की बात की जा रही है, सॉरी 60 करोड़ कर दिया गया, फंडिंग को भी यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। चलिए, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करेगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्यू डोंग्यू, इसके क्या होने वाले हैं, हेड होने वाले हैं। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पे, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ये किसके लिए काम करेगा, फूड सिक्योरिटी के लिए काम करेगा, है ना, फूड सिक्योरिटी के लिए काम करेगा, फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम करेगा, फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2024 के अंदर, है ना, 2024 के अंदर 295 मिलियन लोग ऐसे हैं, है ना, जो कि जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि फूड इनसिक्योरिटी के शिकार होने वाले हैं, है ना। तो 295 पीपल ऐसे हैं जो कि एक्यूट फूड शॉर्टेज के शिकार हो रहे हैं, है ना, 50 अक्रॉस 53 कंट्रीज। और ये 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग, है ना, 13.7 मिलियन ज्यादा है ना, मतलब लास्ट ईयर से इतनी पॉपुलेशन ऐसी और बढ़ गई है जो कि फूड शॉर्टेज का शिकार है ना, फूड शॉर्टेज के शिकार जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है लगभग। ठीक है, कितने देशों में, 53 कंट्रीज में, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आइए, दुनिया का पहला ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट। अब तक हमने ब्लैडर ट्रांसप्लांट तो नहीं सुना था बिल्कुल, है ना, तो यूएसए के, है ना, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रिसेंटली 41 ईयर्स के एक व्यक्ति का ब्लैडर ट्रांसप्लांट किया है। ठीक है, मतलब मेरे ब्लैडर किसी और पे ट्रांसप्लांट किया गया, और ये पहली बार हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस देश ने किया है, यूएसए ने किया है, इतना आपको सिर्फ याद रखना है। चलिए,
डिफेंस अफेयर्स की न्यूज है, तो यहाँ पे विद विच कंट्री चाइना रिसेंटली लॉन्चेस गोल्डन ड्रैगन, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे कंबोडिया के साथ चाइना जो है क्या इनिशिएट कर रही है गोल्डन ड्रैगन, है ना। कहाँ पे हो रहा है, तो कंबोडिया के अंदर ही इसे कंडक्ट किया जा रहा है, कंबोडिया के अंदर ही इसे कंडक्ट किया जा रहा है। मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, तो वही मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट करना है ना। मिलिट्री ड्रिल्स हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, पीस एंड कॉपरेशन की बात हो रही है, पीस एंड कॉपरेशन की बात हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात भी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो चाइना एंड कंबोडिया ये दोनों गोल्डन ड्रैगन नाम की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है, तो कंबोडिया के अंदर, ठीक है। चलिए मिसलेनियस न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे PSLV C61, ठीक है, ये अपने इसरो का 101st मिशन के लिए इसे लॉन्च किया गया था, बट ये क्या होता है, ये है ना मैल फंक्शन की वजह से ये पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। ये किसको, तो ऑलिव रिडले, ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है भैया, ये टर्टल्स की प्रजाति है ना। इनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ओलिविया रिडले टर्टल्स को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड डेटा बुक के अंदर, रेड डेटा बुक के अंदर, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, बिल्कुल ये था हमारा आज का सेशन। यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए मैं शोम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।